गुड इवनिंग बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे। तो बच्चों सबसे पहले कहानी हम लोग चालू करते हैं। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? डुअल नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, ये कहानी आई कैसे वो बताता हूँ बच्चों। डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी कैसे आई बच्चों? डुअल नेचर ऑफ मैटर की कहानी कैसे आई बच्चों? हुआ क्या, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल लो, सही है, लाइट वेव्स बोल लो। आप जानते हो कौन कौन सी होती है? आप जानते हो अल्ट्रा वायलेट होती है, विजिबल होती है, इंफ्रारेड होती है, एक्सेट्रा, है ना बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास दो तरीके का नेचर होता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो तरीके का नेचर शो करती थी। वेव थी तो वेव नेचर तो शो करती थी, और ये पार्टिकल नेचर भी शो करती थी। बाद में मालूम चला बच्चों दो तरीके का नेचर शो करती थी, एक वेव नेचर शो करती थी, एक पार्टिकल नेचर शो करती थी। डुअल नेचर ऑफ मैटर में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो तरीके का नेचर शो करती थी। वेव नेचर बच्चों, ये वेव थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये बाद में कौन सा नेचर भी शो करने लगी? पार्टिकल नेचर। बाद में मालूम चला ये जो वेव्स होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? फोटोन से या फिर क्वांटा से। ये वेव्स जो होती है किससे मिलकर बनी होती है? या तो फोटोन से या फिर क्वांटा से या फिर एनर्जी पैकेट से। बोलो, मेरी बात समझी नहीं समझी बच्चों? डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो दो तरह वेव्स थी, तो वेव होने के साथ साथ वो पार्टिकल नेचर भी शो करती थी। तो वेव नेचर भी शो करती थी, पार्टिकल नेचर भी शो करती थी। आपने पढ़ा है वेव नेचर कौन कौन से फिनोमेनन? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये चार फिनोमेना ये बताते हैं इनका वेव नेचर होता था। पार्टिकल नेचर कौन बताता था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सही है। और क्या बताता था? बताओ जरा मुझे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इसके पार्टिकल नेचर को बताते थे। तो इन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये किससे मिलकर बनी होती है? फोटोन से, क्वांटा से, एनर्जी पैकेट से। ये वेव्स क्या कंसिस्ट करती हैं? फोटोन, क्वांटा या एनर्जी पैकेट्स? बोलो। और इन क्वांटा की जो एनर्जी है बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल थी? आपको मालूम था फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया h। इससे हमने एक रिलेशन निकाला, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का रिलेशन, E = hc/λ। ये रिलेशन किसका आया बच्चों? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। मेरी बात नहीं समझे? ये रिलेशन किसका आया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। जरा मेरी बात समझो। जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डुअल नेचर शो करती थी, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर किस किस फिनोमेनन ने एक्सप्लेन किया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। पार्टिकल नेचर किसने एक्सप्लेन किया? बोलो, पार्टिकल नेचर किसने एक्सप्लेन किया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कंसिस्ट करती थी फोटोन, क्वांटा और एनर्जी पैकेट्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बच्चों, दीस वेव्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स नोन एज क्वांटा और फोटोन। और इनकी जो एनर्जी होती है, प्लैंक्स ने क्या कहा था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था? इनकी जो एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया ये। और अगर हम आइंस्टीन का रिलेशन लेकर चलें तो E = mc², मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी का रिलेशन है, मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये सब प्लैंक्स के हिसाब से रिलेशन है, दोनों से एनर्जी को इक्वेट करो। E = hc/λ और E = mc²। मैं बात कर रहा हूं पहले फोटोन के लिए। hc/λ = mc²। c से c कैंसिल हो गया तो लैम्डा बराबर आ गया बच्चों h/mc। लैम्डा बराबर आ गया बच्चों h/mc। अब आपको मैं बता दूं, ये जो c होती है ये स्पीड ऑफ फोटोन होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी है इसकी वैल्यू? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये जो चीज थी ये वैलिड थी किसके लिए? ये जो फॉर्मूला था ये वैलिड था किसके लिए? जरा मुझे बताओ। फोटोन के लिए। अब इस चीज को देखकर सर डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी। इस चीज को देखकर बच्चों डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी। बोले जिस तरीके से एक वेव एक पार्टिकल नेचर शो कर सकता है उसी तरीके से एक पार्टिकल भी तो वेव नेचर शो कर सकता है। सर डी ब्रॉगली ने क्या थ्योरी दी कि जिस तरीके से एक वेव एक पार्टिकल नेचर शो कर सकती है उस तरीके से एक पार्टिकल भी एक वेव नेचर शो कर सकता है। बोलो, ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। पहले नोट कर लो, लैम्डा = h/mc। बच्चों जो नोट करो। बोलो। अब बच्चों हम आते हैं
डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है आइडिया, फिर उस आइडिया को चेक किया जाता है कि वो सही बोला गया है कि गलत बोला गया है, पूरा चेक किया जाता है, उसके बाद माना जाता है। तो सर डी ब्रॉगली ने कहा जिस तरीके से वेव पार्टिकल हो सकती है उसी तरीके से पार्टिकल भी तो वेव हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन बोलो एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 × 10⁻31 kg। इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगभग कितनी होती है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा होती है बट होती तो है, बट लाइट के बराबर नहीं होती, उससे कम होती है। तो इन्होंने बोला जिस तरीके से एक वेव एक पार्टिकल हो सकती है उसी तरीके से एक पार्टिकल भी तो एक वेव हो सकता है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी तो वो पार्टिकल नेचर भी शो करेंगी, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो वो एक वेव नेचर भी शो कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो वो वेव नेचर भी शो कर सकता है, और एक अगर वेव है तो वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है। जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो वो वेव नेचर भी शो कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक वेव है तो वो पार्टिकल नेचर शो कर सकती है। कहानी बात है, जब वेव्स पार्टिकल हो सकती हैं तो फिर पार्टिकल वेव क्यों नहीं हो सकता? तो यही कहानी थी सर डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस की, सर डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पार्टिकल की वेवलेंथ निकाली, उन्होंने इस पार्टिकल की वेवलेंथ निकाली और उसका फॉर्मूला बनाया लैम्डा इज इक्वल्स टू h, m को रिप्लेस किया मास ऑफ द पार्टिकल्स और v को रिप्लेस किया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, v को रिप्लेस किया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से और m को रिप्लेस किया मास ऑफ द पार्टिकल से। मेरी बात सुनने जल्दी से। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, सर डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से एक फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। कैसे निकाला फार्मूला? ये फार्मूला वैलिड था फोटोन के लिए। उन्होंने बोला अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे तो m को हटाकर वहां पे मास ऑफ द पार्टिकल लिख दो, v को c को हटाकर वहां पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लिख दो। इनके हिसाब से बच्चों जो वेवलेंथ थी, जो वेव नेचर था, वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब मोमेंटम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम जानते हैं ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनका क्या कहना था डी ब्रॉगली का? सर डी ब्रॉगली का कहना था जिस तरीके से वेव पार्टिकल हो सकती है उस तरीके से पार्टिकल भी तो वेव हो सकते हैं। तो उन्होंने इसका एक वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल और वो भी किस में लेना है kg में, और v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो भी किस में लेनी है मीटर पर सेकंड में, और h की वैल्यू आप लोग सब जानते हैं 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। बोलो बच्चों डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। जब एक इसका मतलब यह था कि इलेक्ट्रॉन भी एक कैसा नेचर शो कर सकता है, वेव नेचर शो कर सकता है। अब इसका प्रूफ क्या था? बच्चों इसका प्रूफ था जब डिफ्रैक्शन शो किया गया, जब इलेक्ट्रॉन की बीम का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन किया गया। डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन की बीम का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन किया गया। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर रहा है तो डिफ्रैक्शन कौन शो कर सकता है? वेव्स। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी क्या शो कर सकते हैं? वेव नेचर शो कर सकते हैं। बच्चों इस बात का प्रूफ क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो भी एक वेव नेचर शो कर सकता है? वो था डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन की बीम का जब डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन किया गया तो वो पैटर्न बिल्कुल किसके जैसा था? एक्सरे जैसा था। तो डिफ्रैक्शन का मतलब कौन सा नेचर होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब वेव नेचर होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब वेव नेचर होता है। बोलो बच्चों जल्दी से बोलो। अब बच्चों कहानी आ गई, ये तो बात होगी पूरी यहां तक की थ्योरी की जो समझ में आई होगी आपको कि अगर भैया उन्होंने कहा जब वेव पार्टिकल हो सकती है तो फिर पार्टिकल वेव क्यों नहीं हो सकता? तो फिर इस बात का प्रूफ क्या था? इस बात का क्या प्रूफ था कि पार्टिकल भी वेव हो सकता है? उसका रीजन था, ये प्रूफ था डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन किया गया इलेक्ट्रॉन का वो बिल्कुल एक्सरे जैसा था। और अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न बिल्कुल एक्सरे जैसा है और एक्सरे अगर वेव है तो डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन भी फिर एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि हर मैटर डुअल नेचर शो कर सकता है? क्या हम भी डुअल नेचर शो कर सकते हैं? क्या हमारा भी वेव नेचर हो सकता है? क्या हम इसको ये माने कि हमारा भी वेव नेचर हो सकता है? क्या हर मैटर का डुअल नेचर हो सकता है? क्या हर मैटर का डुअल नेचर हो सकता है? ये थ्योरी क्या कहती थी? कोई भी पार्टिकल जिसका कुछ मास हो, जिसकी कुछ वेलोसिटी है, उसका डुअल नेचर है। ये थ्योरी यही तो कहती थी। और उन्होंने फॉर्मूला भी बता दिया उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला भी बता दिया वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, h लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। उनका कहना था कि हर कोई भी मैटर जिसका कुछ मास हो, जिसकी कुछ वेलोसिटी, आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। क्या हमारा भी वेव नेचर हो सकता है? क्या आपका भी वेव नेचर हो सकता है? क्या आप भी इंटेंसिटी शो कर सकते हो? क्या आपका भी एम्पलीट्यूड हो सकता है?
बोलो, क्या आपकी भी वेवलेंथ हो सकती है? ये सब तो वेव की क्वालिटीज है, वेव की प्रॉपर्टीज है। इन्होंने तो बोल दिया कोई भी मैटर जिसका मास है, जो कुछ वेलोसिटी से घूम रहा है, उसकी आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो फॉर्मूला बोल दिया। बट क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है हम लोगों के लिए? क्या हम भी एक वेव हैं? क्या आप भी एक वेव हैं? क्या इसके लिए कोई सिग्निफिकेंस है? बोलो। तो मैं आपको बता दूं, हमारे लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? हमारे लिए इसलिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारे लिए कोई वेव ऑब्जर्व ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा मास, हमारा मोमेंटम इतना ज्यादा है कि हमारा पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है। मोमेंटम अगर ज्यादा होगा, मोमेंटम अगर ज्यादा होगा, मोमेंटम अगर ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, और अगर पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो वेव नेचर कम होगा। मतलब जो वेवलेंथ आएगी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। मेरी बात ही नहीं सुनना, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, अगर मोमेंटम ज्यादा है तो पार्टिकल नेचर ज्यादा है, पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है। अरे बच्चों, मेरी बात नहीं समझ रहे हो? बहुत अच्छे से समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। क्या हमारा भी वेव नेचर है? इन्होंने तो फॉर्मूला बता दिया कि किसी भी मैटर जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जिसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, आप उसका वेव नेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हम भी वेव नेचर शो कर सकते हैं? क्या हमारा भी एम्पलीट्यूड हो सकता है? क्या हमारी भी इंटेंसिटी हो सकती है? आंसर है नहीं। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, इस चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। किसके लिए? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। मेरे बच्चों, मेरी बात नहीं समझ रहे। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। सर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। डी ब्रॉगली का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। वेयर m इज, आप कैसे आप बोल, मान लो किसी बॉडी का मास 100 kg है और उसकी वेलोसिटी बच्चों मान लो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। बहुत मास वाली बॉडी है, उसकी वेलोसिटी इतनी है। बताओ वेवलेंथ कितनी आएगी? h की वैल्यू 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 100 into 0.5। बोलो, तो लैम्डा निकालोगे 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 और ये आ गया 50, डिवाइड कर दो। बोलो जल्दी बताओ कितना आएगा? 1.32 into 10 की पावर माइनस 35। जल्दी बोलो, इतना आएगा। ये वेवलेंथ इतनी कम है बच्चों कि इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इतनी कम वेवलेंथ का? मतलब हमारी ये वेवलेंथ ऑब्जर्व हो ही नहीं सकती। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसका कुछ मास है, जिसकी कुछ वेलोसिटी है, अगर वो रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो क्या हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें? हाँ, निकाल सकते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ न्यूमेरिकली तो निकाली जा सकती है, बट क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? इतनी कम वेवलेंथ है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। बट क्या इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? इलेक्ट्रॉन के लिए तो है भाई। 6.6 into 10 की पावर माइनस 34। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लो 3 into 10 की पावर 6। बोलो जल्दी, इसे आप सॉल्व करो तो आप जो वेवलेंथ देखेंगे, जो भी वेवलेंथ आएगी मीटर में, उसका सिग्निफिकेंस है। बट इस वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चों। 10 की पावर माइनस 35 मीटर, 10 की पावर माइनस 8 मीटर, 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 12 मीटर, यहां तक तो सिग्निफिकेंस होता है, बट इतना नहीं हो सकता 10 की पावर माइनस 35। तो मैं आपको बता दूं, जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, इट इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड थी। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, इनके लिए। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। भैया बता तो रहा हूं, 100 kg की एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड है, तो क्या इसके लिए हमने जो वेवलेंथ कैलकुलेट की उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है? आंसर है बिल्कुल नहीं है। बट क्या हम इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या उसके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? बिल्कुल है सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ ऑब्जर्व हो सकती है, बट किसके लिए ऑब्जर्व नहीं हो सकती? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। बट हम निकाल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेवलेंथ इससे, बट वो वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम इससे निकाल सकते हैं वेवलेंथ, बट उस वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चों।
उस वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उस वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चों। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, समझ में आई मेरी बात? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv डी ब्रोगली का फॉर्मूला। फिर अगला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये p क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहां से समझ में आ रहा है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, जिसका मोमेंटम ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। अरे p ज्यादा लैम्डा कम, p ज्यादा लैम्डा कम। बोलो, मोमेंटम किस चीज को बताता है? मोमेंटम किस चीज को बताता है? पार्टिकल नेचर को। मोमेंटम किस चीज को बताता है? पार्टिकल नेचर को। अगर पार्टिकल नेचर ज्यादा तो वेव नेचर कम, पार्टिकल नेचर ज्यादा तो वेव नेचर कम, वेव नेचर ज्यादा तो पार्टिकल नेचर कम। तो इलेक्ट्रॉन जो है उनका मास बहुत कम है, इसकी वजह से उनका मोमेंटम बहुत कम है। मोमेंटम कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है। हमारा मास बहुत ज्यादा है, सही है, तो इसलिए हमारा मोमेंटम ज्यादा है। हमारा मोमेंटम ज्यादा तो हमारा वेवलेंथ कम है। मोमेंटम पार्टिकल नेचर को बताता है। इतनी बात समझ में आ गई? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p मोमेंटम। अब जरा मेरी बात समझो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं बात बताऊं काइनेटिक एनर्जी की बात बताऊं, काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर बच्चों 1/2 mv²। दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर दो, m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। मैं इसको हम लोग लिख देते हैं 2mke बराबर m² v²। तो यहां से mv का फॉर्मूला निकल के आ गया √2mke, निकल के आ गया। फॉर्मूले में पुट करो तो हमारा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला होता क्या है? डी ब्रोगली का, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, v की जगह रख दो ये फॉर्मूला √2mke। तो ये वाला फॉर्मूला भी आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mke। बच्चों हम लोग भी मैटर हैं क्या? हम भी डुअल नेचर शो कर सकते हैं? आंसर नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ पार्टिकल नेचर होगा। वेव नेचर निकाल तो सकते हो, हमारी वेवलेंथ फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल तो सकते हो, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। अरे भैया उन्होंने फॉर्मूला भी बता दिया था जिससे हमारी वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। बोलो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2mke। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को, q चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है q इंटू वीपी। कभी भी किसी पार्टिकल को, अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? q vp। जल्दी बोलो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q vp। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा तो ये e vp हो जाएगी। अगर मैं इसको रख दूं उधर फॉर्मूले में तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह रख दो e vp। इसको सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई कर लो कांस्टेंट्स की वैल्यू रखकर, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 12.27 अपॉन √vp इन एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला है अगर आपको वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी हो और उसे किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जा रहा है, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी में पूछा गया था 2017 में, ये जी में पूछा गया था 2017 में। अरे भैया काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? qv। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है e इंटू v। तो रख दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह e इंटू v। इसको h की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू रख दी, e की वैल्यू रख दी, सिंपलीफाई किया, ये आ गया। जल्दी बताओ, ये सारे फॉर्मूले फिर से कर लो। बच्चों 11th के बच्चों के लिए अब रोज वीडियो आएगा, रोज पर डे वीडियो आएगा बच्चों। एक बहुत जल्दी कवर करूंगा। अब 11th के सिलेबस को बहुत हो गया स्लो। 11th के बच्चों के लिए बहुत पर डे वीडियो आएगा बच्चों, ठीक है? और हो सकता है किसी किसी दिन 2-2 वीडियो भी आ जाए। हो गया यहां तक की बात हो गई बच्चों अच्छे से? अब जरा मेरी बात समझो। एक कहानी बताई गई कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे r रेडियस वाले पाथ में इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इस एक कहानी इसने बताया क्या कि कितनी वेवलेंथ फॉर्म करेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन
इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो कितनी वेवलेंथ फॉर्म करेगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। इन्होंने बोला फॉर्मूले में, इन्होंने बोला जो सर्कमफ्रेंस होगा ऑर्बिट का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। बच्चों 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, बच्चों 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ये इन्होंने बोला कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस वो ऑर्बिट का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। जो उस ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। बोलो बच्चों, मैं इस बात से ये प्रूव कर सकता हूं, इस फॉर्मूले से मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि बताओ एक ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनेगी जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमेगा तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनेगी। फॉर्मूले से प्रूव करते हैं। 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है h अपॉन mv, रख दिया आपने। अब यहां पर आप लिख लो उसको 2 पाई r इज इक्वल टू n इनटू h अपॉन mv, mv r इज इक्वल टू, यहां से एक फॉर्मूला तो मैंने ये प्रूव कर दिया nh अपॉन 2 पाई, यहां से मैंने एक फॉर्मूला प्रूव कर दिया nh अपॉन 2 पाई। बोलो NH अपॉन 2 पाई हमने प्रूफ कर दिया। जल्दी प्रूफ करो, जल्दी बात मेरी समझो। ये फॉर्मूला सर नील बोर ने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। सर आइंस्टीन को जब जाके डी ब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर सकता है और उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो हमने एक चीज प्रूफ कर ली कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। बोलो बच्चों जल्दी, जल्दी बताओ। नहीं समझे, जल्दी कर लो पहले इसको। किसी भी ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट का जो सर्कमफ्रेंस होगा बच्चों, उस ऑर्बिट का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। बच्चों वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। ये n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स। बोलो बच्चों, नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी वो ऑर्बिट के बराबर होंगी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो n की वैल्यू 1, तो एक वेव बनेगी। अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 2 वेव बनेगी। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 3 वेव्स बनेगी। मेरी बात ही नहीं समझ रहे। बोलो, अच्छा प्रूफ कर दूं। 2 पाई r अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स पूछ रहा हूं ना, तो 2 पाई r अपॉन लैम्डा। 2 पाई r लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mv n। बोलो बच्चों, ऊपर क्या कहानी हो गई? mvr 2 पाई अपॉन h इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। बेटा ये n नंबर ऑफ वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स मैं प्रूफ कर रहा हूं नंबर ऑफ वेव्स। तो 2 पाई r अपॉन लैम्डा, 2 पाई r लैम्डा की वैल्यू क्या है? h अपॉन mv, h अपॉन mv, mv r ऊपर पहुंचा दिया। mv r की वैल्यू कितनी होती है? तुमने पढ़ा है, अभी मैंने निकाला। nh अपॉन 2 पाई इनटू 2 पाई अपॉन h। ये 2 पाई कैंसिल, h कैंसिल, n के बराबर आ गया ना। और n यहां क्या होता है? ऑर्बिट। तो जो नंबर ऑफ वेव्स है वो ऑर्बिट के बराबर होगी बच्चों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो नंबर ऑफ वेव्स है वो ऑर्बिट के बराबर होंगे। अरे बहुत आसान है बच्चों। mvr इज एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। ये n क्या है? ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h बाय 2 पाई। अगर मान लो मैं फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घुमाऊं तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h अपॉन 2 पाई। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घुमाऊं तो 2h अपॉन 2 पाई। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घुमाऊं 3h अपॉन 2 पाई। फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई, सेकंड ऑर्बिट में 2h अपॉन 2 पाई, 3h, थर्ड ऑर्बिट में 3h अपॉन 2 पाई। तो यहां जो n है वो क्या है? ऑर्बिट है, शेल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ वेव्स है। अब मैंने प्रूफ कर दिया कि नंबर ऑफ वेव्स ऑर्बिट के बराबर होती है। कैसे? n इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? h अपॉन mv। mv ऊपर पहुंचा दिया, mvr इनटू 2 पाई h। mvr की वैल्यू आप निकाल चुके हो, nh अपॉन 2 पाई। पुट किया, कैंसिल हुआ, n के बराबर आ गया। तो किसी भी ऑर्बिट में मान लो अगर मैं ये बोलूं
इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है थर्ड ऑर्बिट में, बताओ कितनी वेव्स बनाएगा? 3। अगर इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है थर्ड ऑर्बिट में तो कितनी वेव्स बनाएगा? 3। इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है तो कितनी वेव्स बनाएगा? 2। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है तो कितनी वेव्स बनाएगा? 1। मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। ये फॉर्मूला क्या कहता था? जब इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है तो उस ऑर्बिट का जो सर्कमफ्रेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ का। इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ का। ये तो नंबर ऑफ वेव्स है ये n, और ये मैंने प्रूव कर दिया। ये नंबर ऑफ वेव्स जो हैं ये ऑर्बिट के बराबर आती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा तो बताओ उस ऑर्बिट में वो कितनी वेव्स फॉर्म करेगा? 3। उस ऑर्बिट में ये 3 वेव्स फॉर्म करेगा। तो जो आपका जो बोहर ने बोला था ना एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, वो तभी प्रूफ हो सकता था जब हम इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर मानेंगे? वेव नेचर। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर का सिग्निफिकेंस था, है ना, प्रोटॉन के लिए था, बट हमारे लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जल्दी बता दो, इतना पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। Dual nature of matter is invalid for macroscopic particle, but it is valid for microscopic particle. जल्दी बताओ बच्चों। अरे मैंने ये बोला था इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा, आर रेडियस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहा है तो कितनी वेव्स जनरेट करेगा? तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यहां n जो है नंबर ऑफ वेव्स है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। अब ये प्रूव करना था। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूमे तो कितनी वेव्स बनाएगा? तो 3 वेव बनाएगा। कैसे बनाएगा सुन लो। तो हमने क्या किया, 2 पाई r अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू n लिख दिया। 2 पाई r लैम्डा, डी ब्रोगली ने क्या बताया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv इज इक्वल्स टू n। तो ये क्या आ गया बताओ, mv r 2 पाई h अपॉन इज इक्वल्स टू n। तो mvr बराबर कितना होता है, nh अपॉन 2 पाई इनटू 2 पाई अपॉन h। h से h कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n। तो n किसके बराबर आ गया? n जो आ गया वो ऑर्बिट के बराबर आ गया। यहाँ एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले में ये ऑर्बिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी थर्ड ऑर्बिट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाए तो उस केस में उस कितनी वेव्स बनाएगा? 3 वेव्स बनाएगा, है ना बच्चों। और बच्चों दूसरा, मेरी तरफ से हर समय आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। मेरी दुआ, मेरे है ना विशेष आपके ऑलवेज साथ हैं। आप हर समय खुश रहें, है ना, खूब नाम रोशन करें, अपना भी करें, अपने माँ बाप का भी करें, अपने गुरुओं का भी करें। सही है बच्चों, बस मेरी यही दुआ है। खुश रहो।